Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture of analysis of algorithm. जो टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है दैट इज़ लॉजिक एंड प्रूविंग टेक्निक्स. लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, प्रूफ्स यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स. फोर ऑफ देम विल बी डिस्कस्ड. देर आर मेनी टेक्निक्स बट ओनली फोर विल बी डिस्कस्ड हेयर. ट्रुथ टेबल है, लॉजिकल इक्वलेंसेज हैं, काउंटर एग्जाम्पल, कंट्राडिक्शन. Then we will discuss a probability as analysis tool in one of the slides, and then the last slide will be series and summation formulas. There are different formulas for series and summations of that series. Starting with propositional and predicate logic. जैसे एल्गोरिथम्स हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो डेटा होता है उसकी नेचर जो है मेजॉरिटी डिस्क्रीट होती है. सो डिस्क्रीट नेचर की चीज़ों को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ों का सहारा ले सकते हैं. एक हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक होती है, एक हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक होती है. सो हम वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे और स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले प्रोपोजिशन. व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. जैसे मैं कहता हूँ कि 2 + 3 = 5. नाउ दिस इज़ अ प्रोपोजिशन जो कि ट्रू है. या मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग MScs फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. अब ये स्टेटमेंट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. सो दिस इज़ अ प्रोपोजिशन. या मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन सपोज 6. अब ये एक प्रोपोजिशन है जो कि या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. नॉन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स लाइक मैं आपको कहता हूँ सिट डाउन. नाउ अब इस स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, सो इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे. लाइक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाट? नाउ जब इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा सो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसको हम ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट लाइन द कैटेगरी ऑफ द प्रोपोजिशन. फिर प्रोपोजिशंस जो होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले नेगेशन है, किसी भी प्रोपोजिशन की ट्रू और फॉल्स स्टेट को रिप्लेस करने वाला. लाइक अगर मैं कहूँ कि नॉट 5 and 6, लाइक मैं यहाँ पर कह देता हूँ नॉट 5 is greater than 6. So the result of 5 is greater than 6 is false. So not operator है, so it's not false, that will become a true statement. Similarly conjunction है. conjunction means and. जब आप दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं, फिर इसका हम ट्रुथ टेबल भी आगे देखेंगे. फिर डिसजंक्शन आपके पास आ जाती है, इम्प्लीकेशन और इक्वलेंस. दीज लास्ट टू आर इम्पॉर्टेंट एंड नीड सम रिवीजन. माइट भी आपने BS में स्टडी किया हो बट थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा. एंड दीज आर द कॉमन कनेक्टिव्स जो हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करते रहते हैं. इनका इस्तेमाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है. एंड हमें ज़्यादातर पता है, लाइक अगर हम कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन में हमें पता है कि इट इज़ ओनली फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स. एल्सवाइज जो है वो जो है ये ट्रू हो सकता है. या इसको अगर हम इस तरह कहें कि इट इज़ ट्रू एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू. एंड आइदर अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो द कंजक्शन विल बी फॉल्स. द रिजल्ट इज़ फॉल्स फॉर दिस वन, द रिजल्ट इज़ फॉल्स फॉर दिस वन, एंड रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर दिस वन. सिमिलरली जब हम डिसजंक्शन की बात करते हैं सो इट्स एन और ऑपरेटर. और ऑपरेटर में इट इज़ फॉल्स फॉर if when both of them are false, else it will be true. so ये false सिर्फ इस कंडीशन में, बाकी तीनों कंडीशंस के लिए ये true हो जाएगा. implication equivalences को भी हम आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर चेक करेंगे. सो कंजक्शन है. कंजक्शन इज ट्रू ओनली इफ P and Q both are true, otherwise it is false. नेचर वाइज ये कम्यूटेटिव है. लाइक अगर हम ऑपरेंट्स को आगे पीछे कर दें सो उससे हमें कोई रिजल्ट पर फ़र्क
नहीं पड़ेगा। डिसजंक्शन है, ये फॉल्स होगी अगर P और Q दोनों फॉल्स हो जाते हैं। बाकी कंडीशंस में ये क्या होती है, ट्रू होती है। और डिसजंक्शन भी हमारे पास नेचर में कम्यूटेटिव है। Implication. Now this is an important one. P is an antecedent and Q is the consequent. इसको हम बेसिकली इफ़ कंडीशन के साथ अगर समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक आपके पास इफ़ की कंडीशन है, सो इफ़ आपने कोई ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट दे दी, दैट विल इम्प्लाइज कि अगर वो ट्रू होगी तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी इन कंडीशन ऑफ ट्रू और फॉल्स, एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेचर में ये कम्यूटेटिव नहीं है, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। इसके ट्रुथ टेबल को हम देख लेते हैं और फिर फर्दर इसको हम आके जो है वो डिस्कस करेंगे विद इन एग्जाम्पल। इसी ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो अगर मेरे पास ये है तो आसान अल्फाज में Q is actually dependent on P. Q is actually dependent on P. Now, अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि if a student scores greater than 85%, he will get A. Now, इसकी इस सिनारियो में देखते हैं, this is actually P and getting A is representing Q. So if a student gets more than 85%, अगर ये ट्रू हो जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो Q उसको A असाइन होना चाहिए। सो अगर उसने 85 से ऊपर मार्क्स लिए हैं और उसको A असाइन भी हुआ है तो द इम्प्लीकेशन इज़ ट्रू। जो हमने कंडीशन लगाई थी वो जस्टिफाइड है। स्टूडेंट के पास आप पे कंप्लेंट करने का कोई हक मौजूद नहीं है। नाउ अगर वो जो है 85% से ऊपर मार्क्स ले लेता है लेकिन उसे ए असाइन नहीं होता, इस कंडीशन में उसे ए असाइन नहीं हुआ, उसे कोई और ग्रेड मिल गया, लेट्स सपोज हम कहते हैं उसे बी ग्रेड मिल गया, सो वो आर्ग्यू कर सकता है कि वाई दिस बी, मतलब लाइक आई हैव फुलफिल्ड द फर्स्ट कंडीशन, देन वाई आई एम नॉट असाइंड विद ए। सो इस केस में जो आपकी इम्प्लीकेशन है, जो आपने रूल डिफाइन किया था, आपका वो रूल फॉल्स हो गया। थर्ड वन, अगर स्टूडेंट 85% नहीं लेता, ही स्कोर्स लेस देन 85, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई उसने 84 लिया एंड उस 84 की बेस पे टीचर वॉज अ काइंड टीचर, सो वो उसको ए असाइन कर देता है। सो इट इज़ ट्रू, लाइक student has no right to complain about it because रूल जो था वो 85% से ऊपर का था। अब रूल फॉलो नहीं हुआ है, रूल फॉलो नहीं हुआ है, देन ये फिर टीचर की प्रीमिसेस में आता है कि वो उसे 85 के ना करने पे भी अगर ए देना चाहे सो हम उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते। सो पी एग्जिस्ट नहीं करता बट क्यू जो है वो ट्रू हो गया है, सो उसका इस रिलेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता बिकॉज ये रिलेशन सिर्फ 85 से ऊपर के लिए था, 85 से नीचे के लिए ये फॉल्स हो गया। देन जब वो फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन पर इसका कोई असर ना रहा, डिपेंडेंसी नहीं रही। सो आइदर वो ए ले या ना ले, अगर मैं उसे ए दूं तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। सपोज अगर मैं उसे ए नहीं देता और मैं उसे बी दे देता हूं सो तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इसको और जस्टिफाइड कर देगी हमारी इस केस को। लेट्स सपोज हम इलेक्शंस की बात करते हैं, आजकल वैसे भी पीटीआई सबको बहुत पसंद आ रही है। सो हम अगर इलेक्शंस की बात करते हैं, सो हमारे पास कोई मेंबर है, वो सपोज कहता है कि इफ़ आई एम इलेक्टेड I will resolve the electricity issue. He says, if I am elected, I will resolve the electricity issue. So this is P for me and this is Q. So अगर सपोज करें वो इलेक्ट हो जाता है, वो कैंडिडेट इलेक्ट हो गया है, he is elected, so he must resolve the electricity issue. तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर वो इलेक्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी इशू को रिजॉल्व नहीं करता, ही इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, ही डज नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस, सो नेक्स्ट टाइम ही शुड नॉट बी
इलेक्टेड, या ओवरऑल जो उसका प्रूफ था, जो इफ़ कंडीशन थी वो उसने पूरी नहीं की। इन दो कंडीशन में देखें, इफ़ ही इज़ नॉट इलेक्टेड, अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व हो गया या रिजॉल्व नहीं हुआ, इसका जो है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व हो गया तब भी नेक्स्ट टाइम वो वोट मांग सकता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तब भी वो नेक्स्ट टाइम वोट मांग सकता है। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व कर देता है, वो नेक्स्ट टाइम वोट मांग सकता है आपसे उसकी बेसिस पे। अगर वो इलेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व नहीं कर सकता, सो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे वोट मांगे। अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ और इलेक्ट्रिसिटी इशू रिजॉल्व हो गया, वो किसी और इशू के साथ आ सकता है और आपसे वोट मांग सकता है। अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ और इलेक्ट्रिसिटी इशू भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अगेन वो इलेक्ट्रिसिटी इशू या कोई और इशू ला के आपसे वोट मांग सकता है। अब थोड़ा सा हम इस पर आ जाते हैं। जैसे हमने कहा इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है इन नेचर। सो अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर है कि नाउ इन दिस केस P इज डिपेंडेंट ऑन Q, P इज डिपेंडेंट ऑन Q। सो इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर देते हैं कि इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स एन ए, सो उस वो जो है उसके मार्क्स 85% से ज़्यादा होंगे। सो स्टूडेंट ने ए गेट किया, उसको ए मिला, इसका मतलब कि उसके 85% से मार्क्स ज़्यादा थे, द कंडीशन इज़ ट्रू। स्टूडेंट को ए नहीं मिला, स्टूडेंट को ए नहीं मिला, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब उसको ए नहीं मिला हुआ है, अब उसके मार्क्स 85 से ज़्यादा हो कम हो, ही कैन नॉट आर्ग्यू। अब स्टूडेंट को ए मिला हुआ है लेकिन उसके मार्क्स 85 से ज़्यादा नहीं थे, सो टीचर पर कंप्लेंट हो सकती है कि आपने इसको एक किस बेसिस पर दिया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि ये बिल्कुल मेरी पिछली स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही हैं बातें, उसके अपोज जा रही हैं बातें। वो इसलिए अपोज जा रही हैं बिकॉज यहाँ पर मैंने P को Q पर डिपेंडेंट कर दिया है, जबकि लास्ट केस में Q जो है वो P पर डिपेंडेंट था। सो ये दो डिफरेंट सिनारियोज मेरे पास क्रिएट हो रहे हैं। सो लास्ट है कि उसको मतलब A नहीं मिला है और उसको 85% मार्क्स भी नहीं थे, सो इट्स अगेन ट्रू। सो टू सिंप्लीफाई दिस हम ये कहते हैं कि हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। सो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, लाइक डिपेंडेंट फॉल्स है और जिस चीज़ पर डिपेंड किया जा रहा है वो ट्रू है, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, और बाकी तमाम केसेस में रिजल्ट जो है हमारे पास क्या होंगे? ट्रू होंगे। सो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड ट्रू है, रिजल्ट विल बी ट्रू। फर्स्ट ट्रू है पर सेकंड फॉल्स हो गई, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड से कोई कंसर्न ही नहीं आता। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड से कोई कंसर्न आता ही नहीं है, बिकॉज जिस पर डिपेंडेंसी थी वही फॉल्स हो गई। सो इन दिस केस द रिजल्ट्स आर ट्रू। अगर इसमें हम देखें तो अगर मेरे पास Q ट्रू है और P फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो देयर Q इज ट्रू, P इज फॉल्स, द रिजल्ट्स आर फॉल्स। ट्रू एल्स वाइज, लाइक अगर हम इसको देखें तो Q फॉल्स है, Q फॉल्स है, सो ये दो कंडीशंस तो डिपेंडेंट ही नहीं होंगी। जहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट फॉल्स हो जाता है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। जो बाकी रिमेनिंग दो कंडीशंस हैं इनमें Q ट्रू है, अगर Q ट्रू है तो P को ट्रू होना चाहिए। सो अगर Q ट्रू है और P फॉल्स है, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। अगर Q ट्रू है और P भी ट्रू है, द रिजल्ट विल बी ट्रू। फिर हमारे पास लॉजिकल इक्वलेंस आती है। सो P और Q इम्प्लीकेशन को हम इस ऑपरेटर के ज़रिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि नॉट P और Q। एक्चुअली वी कैन से दैट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। हम कह सकते हैं कि P implies Q is actually equivalent to not P or Q. Similarly, Q implies P is naturally equivalent to, and we use
three equal signs in discrete mathematics to prove the equivalency. This is equals to not Q or P. So this is a very important formula, और इस फार्मूले को आपने याद रखना है क्योंकि ये आगे हमें प्रूफ्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है. सो होप आपको समझ आई होगी स्लाइड की. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ बाय इम्प्लीकेशन. बाय इम्प्लीकेशन जो है ये एक फर्दर स्टेप है इम्प्लीकेशन का. इसमें हम बेसिकली दोनों कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं. इट इज़ अ नेचर ऑफ एन एक्सक्लूसिव नॉर. इट्स अ कंडीशन ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर. सो अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करना चाहें तो इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है. इसको आप कहते हो इफ़ एंड ओनली इफ़. जो प्रीवियस वन था उसको हम इफ़ कहते हैं और इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली if and only if. सो इफ़ एंड ओनली इफ़ की जब बात आती है, सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम एक पॉलीगॉन की एग्जांपल लेते हैं. सो हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है और उसकी 3 साइड्स हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है और उसकी 3 साइड्स हैं, देन इट शुड बी अ ट्रायंगल. देन इट शुड बी अ ट्रायंगल. So if we have a polygon with 3 sides, then this polygon is a triangle. Now अगर हम इसको देखें, so we have a polygon with 3 sides, P condition is true, and it is also a triangle, so the overall condition is true. Now if we have a polygon, let's focus on this one because this represents the bi condition. Now if we have a polygon but it is not a triangle, if you have a polygon with 3 sides and it is not a triangle, then it is false, because कोई पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स हों उसको हम मस्ट ट्रायंगल ही कहेंगे. ठीक है. सो अगर हमारे पास पॉलीगॉन है 3 साइड्स के साथ लेकिन वो ट्रायंगल नहीं है, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली. अब हमारे पास पॉलीगॉन नहीं है 3 साइड्स का, हमारे पास सर्कल है, माइट बी कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स हैं, कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स हैं और उसे हम ट्रायंगल कह रहे हैं, देन अगेन आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हम कुछ गलत बात कर रहे हैं. अब अगर मेरे पास पॉलीगॉन नहीं है, कोई सर्कल है, कोई 4 साइड का पॉलीगॉन है और हम उसे ट्रायंगल नहीं कह रहे, कोई और नाम दे रहे हैं, द कंडीशन इज अगेन ट्रू बिकॉज हम ठीक बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो 3 साइड का पॉलीगॉन भी नहीं है और वो ट्रायंगल भी नहीं है, सो द स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू. एक और सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ. इफ यू हैव अ टिकट, अगर आपके पास टिकट है, यू कैन फ्लाई, यू कैन टेक अ फ्लाइट. आपके पास एयर टिकट है, आप फ्लाइट ले सकते हैं. तो इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए, सो यू कैन टेक अ फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ टिकट. You can take a flight if and only if you have a ticket. So आपके पास टिकट है, आपने फ्लाइट ले ली, ओके बात. आपके पास टिकट है, आपने फ्लाइट नहीं ली, द कंडीशन इज फॉल्स. आपके पास टिकट नहीं था, आपने फ्लाइट ले ली, अगेन द कंडीशन इज फॉल्स. आपके पास टिकट नहीं था, आपने फ्लाइट भी नहीं ली, सो दिस स्टेटमेंट इज एन ओके स्टेटमेंट. सो जो ऊपर 2 स्टेटमेंट बयान की गई कि आपके पास टिकट था, आपने फ्लाइट नहीं ली, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. यू मस्ट प्रोवाइड अ रीजन व्हाई.
अब आपके पास टिकट नहीं था, आपने फ़्लाइट ले ली, सो ये उससे भी बड़ी गलत स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। सो आपको नैब के सामने पेश होना होगा कि वाई आपके पास टिकट नहीं था, आपने फ़्लाइट किस तरीके से ली, आपने बोर्डिंग को किस तरीके से क्रॉस किया। सो ये बाय इम्प्लीकेशन है, जहाँ पर जो है वो P जो है वो डिपेंडेंट है Q पर और Q डिपेंडेंट है P पर। सो हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है उसमें सिर्फ जो आपके पास राइट साइड ऑपरेटर होता है वो डिपेंडेंट होता है लेफ्ट साइड पर, जबकि बाय इम्प्लीकेशन में ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बाय इम्प्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर वाइल इम्प्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। अब बात आती है प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स की। जो हमने स्टेटमेंट्स पीछे हमने बताई, जो भी हमने डिस्कशंस की, उसमें हमने प्रोपोजिशंस को डिस्कस किया। सो सबसे पहले तो बात ये कि अब प्रोपोजिशंस और प्रेडिकेट्स में पहले फ़र्क हमें मालूम हो जाना चाहिए। प्रोपोजिशन कोई सिंगल स्टेटमेंट होती है या लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ मिलाई गई एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें से हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ सकती जिसके बारे में हम ये ना कह सकें कि ये आइदर ट्रू है या फॉल्स है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। उन एग्जांपल्स में मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ, लाइक x इज ग्रेटर देन 5। नाउ ये स्टेटमेंट ना ट्रू है ना फॉल्स है, लेकिन इसे ट्रू या फॉल्स बनाया जा सकता है। सो ट्रू है ना फॉल्स है, इस वजह से ये प्रोपोजिशन तो नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। दिस विल लीड अस टू अ सेकंड क्लास ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो मैं पुरानी एग्जांपल दोबारा कोट करूंगा। वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट की थी, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये कंडीशन ना ट्रू है ना फॉल्स है, लेकिन इसे ट्रू और फॉल्स बनाया भी नहीं जा सकता, बिकॉज ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा x इज ग्रेटर देन 5। अब x इज ग्रेटर देन 5 ये ट्रू और फॉल्स तो नहीं है, पर इसे ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ पर x की वैल्यू डाल के। सो यहाँ पर एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को जान लेते हैं तो हम ट्रू और फॉल्स का डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस वेरिएबल विथ दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं x इज लेस देन 5, दिस इज एक्चुअली अ प्रेडिकेट, जिसमें हम p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x पे x की वैल्यू डालकर हम इसकी ट्रू या फॉल्स कंडीशन को जज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं p ऑफ 2 की बात करूं, सो 2 इज लेस देन 5, द कंडीशन विल बिकम ट्रू। सो ये क्या बन जाएगी? ये एक प्रीपोजिशन बन जाएगी, 2 इज लेस देन 5। सो प्रेडिकेट्स जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोपोजिशंस के अंदर, बट जो कि प्रेडिकेट्स के अंदर वेरिएबल लगते हैं, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोपोजिशंस। सो इन जनरल अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बयान करना चाहूँ तो हम किसी भी प्रेडिकेट से एनी नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं p ऑफ 5 की बात करूँ, सो 5 इज लेस देन 5। नाउ दिस इज अ प्रोपोजिशन विच इज अ फॉल्स वन, और फिर हम इसमें x की जगह डिफरेंट वैल्यूज डाल के नंबर ऑफ प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स को हम बना सकते हैं। सो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया हो और उस वेरिएबल की वैल्यूज डालने के बाद हम डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशंस को जनरेट कर सकें, वो प्रेडिकेट कहलाता है। जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है प्रेडिकेट का मतलब है पहले आने वाला, लाइक एक ऐसी चीज़ जो कि डिफरेंट मीनिंग्स के साथ आप उसे डिफाइन कर सकें अपने बाद के आने वाली चीज़ों के लिए। इसके साथ इन्होंने क्वांटिफायर का वर्ड यूज़ किया है। व्हाट इज़ क्वांटिफायर? क्वांटिफायर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिफायर जो है हमारे पास, जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं तो हमें लाजमी बताना होता है कि ये x बेसिकली बिलोंग किस चीज़ को करता है, x की डोमेन क्या है, x की रेंजेस क्या हैं। सो उसके लिए हम जब बात करते हैं तो हम क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। दो बेसिक क्वांटिफायर्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर ऑल और एक हम यूज़ करते हैं फॉर सम। सो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, नाउ दिस इज द कंडीशन, दिस इज दैट लॉजिक जिसकी बेस पे के ये प्रेडिकेट डिसाइड होगा। सो फॉर ऑल x belonging to natural number, this is quantification, this is the condition कि x square should be equal to x and this is our predicate,
दिस इज आवर प्रिडिकेट कि जहाँ पे x की कीमत जो है वो 2 से कम हो। सो x की कीमत 2 से कम और वो नेचुरल नंबर हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच जाता है 1। सो 1 का स्क्वायर जो है 1 है, ये कंडीशन इस पर ट्रू हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द सेट ऑफ 1। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में तो वहाँ पे हमने इसी को डिफाइन किया था विद 0 एंड 1, लेकिन वहाँ पर जो सेट था वो होल नंबर का सेट था या इंटीजर का सेट था, तो उसमें 0 और 1 दोनों आ रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बात नेचुरल नंबर की कर रहे हैं, सो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 1। सो इस प्रेडिकेट को, इस कंडीशन को जो जस्टिफाइड कर रहा है वो 1 है। फॉर ऑल क्वांटिफायर का मतलब ये है कि p ऑफ x विल बी ट्रू if x is true for all the conditions, all the defined conditions जो है ये true होगा। for some like p of x is true for some value of x। मैं इस चीज़ को यहीं पर आपके लिए एग्जाम्पल में डिफाइन कर देता हूँ। सो अगर मेरे पास ये क्वांटिफिकेशन है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन। अब ये क्वांटिफिकेशन ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको जज करते हैं। तो तमाम x के लिए जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हो और वो 2 से कम हो, सो तमाम नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हुए और 2 से कम, वो सिर्फ एक ही है आपके पास सेट का एलिमेंट जो कि 1 है, और ये कंडीशन उसके लिए बिल्कुल ट्रू है। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। सो ओवरऑल ये पूरी क्वांटिफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वांटिफिकेशन को मैं इस तरीके से लिखूं कि फॉर ऑल x's belonging to natural numbers such that x square is equals to x and x is less than, let's suppose x is less than 5. So for all x belonging to natural numbers x is less than 5, the set will contain 1, 2, 3, 4 and 5. So considering the condition now, 1 square is equals to 1, true. 2 square is equals to 2, no, this is false. So the condition is false for 2. So जो हमने बात की कि for all x जो कि 5 से कम होंगे उनके लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सो वो बात वैसी नहीं थी। हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जिसके लिए कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो अगर एक के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये क्वांटिफायर फॉर ऑल क्वांटिफायर का यूज़ जो था वो गलत था। सो हम कहते हैं कि ये क्वांटिफिकेशन ही हमारे पास फॉल्स थी, ये क्वांटिफिकेशन ही हमारे पास फॉल्स थी। इस क्वांटिफिकेशन को ट्रू करने के लिए हमें इस फॉर ऑल को रिप्लेस करना पड़ेगा फॉर सम के साथ। नाउ फॉर सम x belonging to natural numbers x is less than 5, so x is less than 5 represents this set, x square is equals to 1, yes for 1 it is true। so 1 के लिए ट्रू हो गई, ओवरऑल क्वांटिफिकेशन हमारे लिए ट्रू हो गई क्योंकि हमने फॉर सम x खाया। तो इसका मतलब ये था कि कुछ एक्सिस के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, कुछ एक्सिस के लिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। सो हमारे पास इसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई और इसके लिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं। अब अगर इस जगह पर मैं लगा देता हूं फॉर सम, फॉर ऑल की जगह मैंने लगा दिया फॉर सम x। अब इस प्रेडिकेट की वजह से हमारे पास सेट के अंदर एक मेंबर है जो कि 1 है और 1 के लिए कंडीशन ट्रू है। सो इस सेट में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उनके लिए ये कंडीशन ट्रू है और मैंने क्वांटिफायर इस्तेमाल किया है फॉर सम। फॉर सम का मतलब ये था कि कुछ के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कुछ के लिए कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर तमाम के लिए ही कंडीशन ट्रू है। सो ये क्वांटिफिकेशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बिकॉज यहाँ पर फॉल्स सम नहीं आना चाहिए था, फॉर ऑल आना चाहिए था। सो जहाँ पर आपके पास तमाम p ऑफ x एक्सिस के लिए ट्रू होते हैं वहाँ पे हम फॉर ऑल का इस्तेमाल करते हैं और वो क्वांटिफिकेशन उसी सूरत में ट्रू कहलाएगी। जहाँ पर हमारे पास एक भी x ऐसा मौजूद है जिसके लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी, तो फिर हम उसके लिए फॉर सम का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर लाजमी बात है कि कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ होनी चाहिए। सम अप करता हूँ मैं इसे। सबसे पहले हमें x की
ओवरऑल डोमेन बतानी पड़ती है कि हम x को किस डोमेन के अंदर ले रहे हैं। फिर उस डोमेन में हम प्रिडिकेट के ज़रिए बताते हैं कि एक्चुअली इस डोमेन के अंदर फिर इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं। फिर उन रेंज ऑफ वैल्यूज़ पे हम कोई ना कोई कंडीशन मार्क कर देते हैं, उन रेंज ऑफ वैल्यूज़ पे कोई ना कोई कंडीशन मार्क कर देते हैं। फिर कंडीशन को हम चेक करते हैं कि भाई जिस रेंज में हम बात कर, अब डोमेन की बात नहीं है, अब रेंज की बात है कि हम जिस रेंज में बात कर रहे हैं इस रेंज के अंदर क्या ये कंडीशन सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अगर वो सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है तो क्वांटिफायर विल बी फॉर ऑल। अगर वो कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है और कुछ वैल्यूज़ के लिए फॉल्स है, अब ये फॉल्स और ट्रू किसी भी रेशो में हो सकते हैं। माइट भी फॉल्स कम हो, ट्रू ज़्यादा हो, माइट भी एक ही ट्रू हो बाकी सारे फॉल्स हो, माइट भी एक फॉल्स हो बाकी सारे ट्रू हो, लेकिन ट्रू और फॉल्स का कम्बिनेशन मौजूद है, तो हम फिर वहाँ पर फॉर सम का क्वांटिफायर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लॉजिकल इक्वलेंसेस फॉर ऑल को हम लॉजिकली कह सकते हैं कि नॉट फॉर सम नॉट पी ऑफ एक्स। लाइक फॉर सम के लिए कोई नहीं है, जब नॉट फॉर सम पर अप्लाई होगा तो नॉट का फॉर सम पर असर होता है फॉर ऑल, एंड दिस नॉट और दिस नॉट विल नेगेट द पी ऑफ एक्स, नॉट इंटू नॉट विल बी पॉजिटिव। सो हमारे पास यही चीज़ दोबारा बन जाती है। अगेन नॉट जब फॉर ऑल पर आएगा तो इट विल क्रिएट फॉर सम, जो कि ये है, और यही नॉट जब इस निगेशन के साथ होगा सो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस दैट विल बी अ पॉजिटिव पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स इम्प्लॉयज क्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, सो इसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी नॉट पी और क्यू ऑफ एक्स, जो कि हम लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसी फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया गया है। नाउ प्रूविंग टेक्निक्स, हमने ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन स्लाइड थी उसमें देखा था, हम 4 प्रूविंग टेक्निक्स पर काम करेंगे, जिसमें से कि हमारे पास सबसे पहले आती है ट्रुथ टेबल के ज़रिए। सो हमारे पास ये बताया गया कि आपने साबित करना है कि ये चीज़ जो है दैट इज़ एक्चुअली इम्प्लॉयज टू दिस वन। सो हम उसको उस चीज़ को वहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास है एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि ये इसको हमने प्रूफ करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ दिस होल सिनारियो। सो हमारे पास पी क्यू आर ये ट्रुथ है, ट्रू टेबल है, और इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो पी एंड क्यू, इस पर फोकस करें, पी एंड क्यू विल बी ट्रू बिकॉज बोथ आर ट्रू। अगेन पी एंड क्यू विल बी ट्रू बिकॉज ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पी एंड क्यू फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ये क्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पी एंड क्यू फॉल्स आ रहा है तो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर पी फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो जाएगी। फिर ये फॉल्स है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ये दोनों फॉल्स हैं तो द रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो सिमिलरली हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहते हैं कि हमारे पास अगर पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो वो सिर्फ ये और ये सिनारियो था जहाँ पे पी और क्यू दोनों ट्रू थे, तो हमारे रिजल्ट्स क्या है वो हमारे पास आ गए ट्रू। सो आगे फॉरवर्ड करते हैं, दिस इम्प्लाइज आर। अब आर की अगर आप लॉजिक को याद रखें तो इसका मतलब ये था कि ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएंगे, एल्स वाइज हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो आर ट्रू होना चाहिए और पी उसके अगेंस्ट फॉल्स होना चाहिए। सो आर ट्रू है, ये जो कंडीशन थी पी एंड क्यू ये भी ट्रू है, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मैं इस कॉलम में लगाऊंगा इस वक्त, रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब आर फॉल्स है, आर मेरे पास एक्चुअली फॉल्स है, लेकिन पी एंड क्यू जो है वो मेरे पास ट्रू है। सो इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो गया मेरे पास कि पी एंड क्यू की वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है, लेकिन आर उस पर डिपेंडेंट था, आर उन पर डिपेंडेंट था। आर की वैल्यू सेकेंड वैल्यू की वैल्यू फॉल्स आ रही है, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। विल मेक इट अ बिट क्लियर। सो अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। अब हमारे पास P एंड Q की वैल्यू जो है वो फॉल्स आ रही है, R की वैल्यू ट्रू आ रही है। सो फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए सेकंड कंडीशन पर फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, रिजल्ट ट्रू ही आएगा, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, रिजल्ट विल बी ट्रू। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, रिजल्ट विल बी ट्रू, एंड सो ऑन फॉर दिस। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स है द रिजल्ट विल बी ट्रू। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इस साइड पे देख लेते हैं। सो
यहाँ की वैल्यूज़ को हम जज करेंगे। सो इसमें पहले ये ब्रैकेट आ रही है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, Q इम्प्लॉइज R। सो यहाँ पर Q को ट्रू होना चाहिए, R को फॉल्स होना चाहिए, तभी रिजल्ट फॉल्स आएंगे, एल्स वाइज ट्रू आएंगे। सो हम Q की ट्रू वैल्यूज़ के लिए हम टेस्ट करेंगे। Q की जहाँ पे वैल्यू फॉल्स आएगी वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। Q की वैल्यू ट्रू, R की वैल्यू ट्रू, द रिजल्ट्स आर ट्रू। वर्किंग विद दिस कॉलम। Q की वैल्यू ट्रू, R की वैल्यू फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स, द रिजल्ट इज फॉल्स। Q की वैल्यू फॉल्स, सेकंड को देखना ही नहीं है, ट्रू। Q की वैल्यू फॉल्स, सेकंड देखेंगे नहीं, ट्रू। Q की वैल्यू ट्रू, R की वैल्यू ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। Q की वैल्यू ट्रू बट R is false, so first one is true, second one is false, the result will be false. First one is false, no need to check the second one, it's true obviously. First one is false, it's true obviously. Now compare this with P. अगेन वही बात आएगी, हम P की कंडीशंस को जाकर देखेंगे, जहां जहां P ट्रू होगा हम Q implies R को चेक करेंगे। So P is true, Q implies R is true, the result will be a true one. Now P is true, Q implies R is false, the result will be a false one. Now P is true, this is true, the result will be a true one. Now P is true and this is true, again the result will be a true one. इसके बाद P जो है वो थ्रू आउट फॉल्स आ रहा है। अगर P थ्रू आउट फॉल्स आ रहा है तो इसके रिजल्ट्स कोई मानी ही नहीं रखते, ये सारे के सारे हमारे पास ट्रू हो जाएंगे। नाउ दिस लास्ट टेबल, अब दिस फर्स्ट वन implies this second one. It means that overall this true and this false make it false, elsewise it will be false. So I will be only checking the true given by the this one. So अगर ये true है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये भी true है, the results are true. ये false है, मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, the results is true. ये true है, इधर भी true है, ये true आ गया, ये true है, इधर भी true है, ये true आ गया, बाकी ये सारे true हैं और इसके corresponding ये भी सारे true हैं, the results will be true. So this is how we prepare a truth table. So this is the end result of this truth table. इसको हम यहाँ भी कॉलम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस तरीके से चीज़ें जो है वो आसान लगती हैं। सो हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो है वो ट्रू आ जाती हैं, देन दिस कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अ टोटोलॉजी। देन दिस कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अ टोटोलॉजी। तमाम वैल्यूज ट्रू आ गई हैं, सो दिस कम्बिनेशन इज एक्चुअली अ टोटोलॉजी। स्पेस काफ़ी कम है और यूजिंग द माउस लाइन्स ऐसी लगेंगी, सो यू हैव टू कॉप विद दिस। नाउ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो है हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए, लेट्स सपोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट is actually equal to the complement on A, the operation will be negated from union to intersection and the complement of P. इसी को हम डिस्क्रीट में हम कहेंगे कि निगेशन P एंड Q। सो निगेशन जाएगी तो निगेशन P के साथ, एंड ऑपरेटर जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू और ऑपरेटर एंड निगेशन Q के साथ। अब हम इसको ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लूँगा। सो मेरे पास है P एंड Q। सो P एंड Q ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे, एल्स वाइज फॉल्स आ जाएगा। सो ये ट्रू दोनों यहाँ पर हैं तो ट्रू, बाकी सारे इसके पास फॉल्स आ गए। नेक्स्ट जो है निगेशन है। सो निगेशन में हम इन रिजल्ट्स को रिवर्स कर देंगे। सो दिस ट्रू विल बिकम अ फॉल्स एंड ऑल अदर विल बिकम अ ट्रू। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे पहले मेरे पास नॉट P है और नॉट Q है। सो P की तमाम वैल्यूज़ को मैं रिवर्स कर दूंगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड ट्रू फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू। देन दीज बोथ आर कंबाइंड विद एन और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि जब दोनों फॉल्स होंगे रिजल्ट फॉल्स आएंगे, एल्स वाइज जो है वो ट्रू आएंगे, जो कि ये कंडीशन है जहाँ पर ये दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट फॉल्स हैं, बाकी सब में एक ना एक ट्रू मौजूद है, सो वो
ट्रू आ गए। सो अगर हम इस पिंक कॉलम को देखें, सो दिस पिंक कॉलम is actually similar to this pink column, so we can say that कि this side is equals to this side. आप इसको फिर खुद एज एन होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डे मॉर्गन लॉ ऑन द और ऑपरेटर. सब चीज़ें सेम है, खाली ऑपरेटर्स जो हैं वो रिवर्स किए गए हैं. नाउ प्रूफ यूजिंग द काउंटर एग्जाम्पल, इसको हम काउंटर पोजिशन भी कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज हमें जो है इसमें जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कहते हैं कि x इज़ डिविजिबल बाय 4, सो x इज़ डिविजिबल बाय 2. हमें अगर चेक करना है कि कोई नंबर 4 पर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वो नंबर 2 पर भी डिवाइड होना चाहिए. सो अगर कोई नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता, सो इसका मतलब ये है कि वो 4 पर भी डिवाइड नहीं होगा. सो निगेशन को लेकर और चीज़ों को प्रूफ करना, दिस इज कॉल्ड काउंटर पोजीशन. तो हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर ऑल एक्स ए एक्स इम्प्लाइज टू बी एक्स इज फॉल्स. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ऑल. लाइक हमारे पास कुछ ऐसे हैं, इसके फॉल्स होने का क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे ए ऑफ एक्स मौजूद हैं कि जहाँ पे ए ऑफ एक्स की वैल्यू ट्रू होगी, वहाँ पर बी ऑफ एक्स की वैल्यू फॉल्स होगी. क्योंकि इसी सूरत में इम्प्लीकेशन फॉल्स आ सकती है. हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं. अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में इम्प्लीकेशन की प्रीवियस स्लाइड्स में जाऊँ, तो हम इम्प्लीकेशन की प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर यहाँ पर देख चुके थे कि जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या आते हैं, फॉल्स आते हैं. बाकी सब में रिजल्ट्स हमारे पास ट्रू आते हैं. सो इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया है आपके लिए कि ए ऑफ एक्स इम्प्लॉइज बी ऑफ एक्स है और ये फॉल्स आ रहा है. तो ये फॉल्स उसी सूरत में आ सकता है जब ए ऑफ एक्स ट्रू हो और बी ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो, फॉल्स हो. इसके अलावा ये चीज़ नहीं आ सकती है. सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निगेशन ले लेते हैं, इसका काउंटर पॉजिटिव, कि भाई जो आप बात कर रहे हो एक्चुअली ये बात ऐसी नहीं है. हम इसका निगेशन ले लेंगे. तो हम कहते हैं कि भाई ये ट्रू है और इसका हमने एक निगेशन ले लिया. सो निगेशन जब आप अंदर अप्लाई होगा इस पूरी स्टेटमेंट पे, तो जब निगेशन इस पर जाएगा फॉर ऑल पर, सो इट विल क्रिएट फॉर सम. ये निगेशन चला जाएगा इस ब्रैकेट के ऊपर, सो ब्रैकेट अपने पास है हमारे पास. निगेशन जब ब्रैकेट के ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि P इम्प्लॉइज Q इज एक्चुअली इक्वल टू नॉट P और Q. ये हमने एक पीछे इक्वलेंस पढ़ी थी जो बेस इक्वलेंस थी, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इस बेस इक्वलेंस के अंदर, और ये नॉट ऑपरेटर अपनी जगह पे वापस आ गया. नाउ दिस नॉट इनटू नॉट, दिस निगेशन इनटू निगेशन, पॉजिटिव ए ऑफ एक्स, दिस नॉट इनटू लेट सपोज और ऑपरेटर है, तो ये और ऑपरेटर एंड पर है. एक्चुअली यहाँ पे डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है. ये आपके पास एंड ऑपरेटर हो गया और नॉट बी ऑफ एक्स विल, चूंकि पॉजिटिव है सो इट विल बी नॉट बी ऑफ एक्स. सो ये कंडीशन अब क्या डिफाइन कर रही है, ये कंडीशन डिफाइन कर रही है कि फॉर सम एक्स देयर आर सम एक्स जहाँ पर ए ऑफ एक्स ट्रू है और बी ऑफ एक्स मेरे पास फॉल्स है और इनके दरमियान में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. सो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स. सो हमारे पास कुछ ऐसे मौजूद है जिसमें ए ऑफ एक्स है और बी ऑफ एक्स मौजूद नहीं है. दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. सो हम अल्टरनेटिवली प्रूफ कर गए हैं कि नॉट फॉर ऑल एक्स बट फॉर सम एक्स ए ऑफ एक्स मस्ट बी देयर, जहाँ पर कि बी ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स होगा. सो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड यूजिंग द काउंटर पोजीशन. You can do it as an example. आप इसको कर सकते हैं कि ए एम्प्लॉइज बी है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि नॉट बी एम्प्लॉइज नॉट ए. हमें इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर. अब प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है. कंट्राडिक्शन में हम ये करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉय सी जो है ये इसके बराबर है. तो अगर आपके पास ये होगा तो द रिजल्ट्स विल बी ट्रू. तो हम ये साबित करेंगे कि एक्चुअली कंट्राडिक्शन में हम ये पिक करेंगे कि ये नॉट सी है, लाइक ये सी है ही नहीं, तो ये उसके लिए ये नॉट सी के लिए ट्रू है. तो अगर नॉट सी के लिए ये ट्रू है तो इसका मतलब ये कि ये इसके लिए भी ट्रू है, ये इसके लिए फॉल्स हो जाएगी. अगर नॉट सी के लिए फॉल्स है तो ये इसके लिए ट्रू हो जाएगी. इन अ सिंपल वर्ड, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जो है एक्चुअली इक्वल टू सी है,
एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू सी, देन नॉट सी के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए. अगर नॉट सी के लिए ट्रू नहीं है देन दिस इज ट्रू. अगर नॉट सी के लिए ट्रू आ गया देन दिस इज फॉल्स. थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर जाऊंगा. हम कहते हैं कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी. ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब सी हमारे पास ट्रू आएगा. सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये तो हमेशा ट्रू ही ट्रू है, लाइक ये फॉल्स नहीं हो सकता, इसकी एक ही है. तो फिर ये सी पर डिपेंडेंट कब होगा, जब सी ट्रू आएगा. अगर सी फॉल्स आ जाता है तो इसका मतलब कि ये कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो गई. अगर सी ट्रू आ जाता है द रिजल्ट विल बी ट्रू. अब सी के साथ मुझे प्रूफ करना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉट सी के लिए पिक कर लेता हूँ इस चीज़ को. मैं इसको पिक कर लेता हूँ नॉट सी के लिए. सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो हमें पता है ये तो हमेशा ट्रू ही होगी. ये हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी. अब अगर नॉट सी की वैल्यू मेरे पास फॉल्स आती है, सो इसका मतलब कि नॉट सी की वैल्यू फॉल्स है, सो इट मीन्स सी. अगर नॉट सी की वैल्यू मेरे पास ट्रू आती है, इट मीन्स कि मेरे पास सी जो है वो एक्चुअली क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. रिपीट करता हूँ, अगर नॉट सी मेरे पास फॉल्स आता है इसका मतलब सी मेरे पास क्या है, वो ट्रू है. अगर नॉट सी मेरे पास ट्रू आता है तो इसका मतलब कि ये क्या है, मेरे पास फॉल्स है. अब इसको मैंने कंबाइन किया है विद एंड ऑपरेटर. इसको मैंने यहाँ पर कंबाइन किया है विद एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर ये होगा कि एक्चुअली जब आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल ए एंड लेट्स सपोज ट्रू, सो यहां पर ये डिपेंडेंट हो जाएगा ए पर कि ए के जो रिजल्ट्स हैं वो ही रिजल्ट्स मुझे हमेशा शो होंगे. अगर ए ट्रू है रिजल्ट विल बी ट्रू, अगर ए फॉल्स है द रिजल्ट विल बी फॉल्स. तो हमने इसको कर दिया नॉट सी के साथ कंबाइन, कि हम नॉट सी को देख रहे हैं. सो जो नॉट सी के रिजल्ट होंगे वही ओवरऑल के रिजल्ट आ जाएंगे. सो मैं प्रूफ करूंगा कि नॉट सी के लिए इसके रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं. अगर नॉट सी के लिए इसके रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू, बिकॉज नॉट सी अगर फॉल्स है तो सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. सो इसलिए मैंने इसको एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया है. सो मेरे पास एंड ऑपरेटर है, नॉट सी है. सो सबसे पहले इस इम्प्लीकेशन को मैंने कन्वर्ट किया यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला, तो नॉट बी और सी आ गया. अब ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. सो बी एंड नॉट बी मतलब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी. सो ये एंड इसके साथ भी और ये एंड इस सी के साथ भी, दरमियान में हमारे पास और ऑपरेटर यूज हो गया. सो यू कैन चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप चेक करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है. नॉर्मली हम ब्रैकेट्स में भी करते हैं कि बी है तो बी एंड नॉट बी और ऑपरेटर दरमियान में आ गया बी एंड सी. सो बी एंड नॉट बी विल ऑलवेज बी फॉल्स, बिकॉज अगर बी हमारे पास लेट्स सपोज ट्रू है तो बी ट्रू हो गया एंड नॉट बी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया. द रिजल्ट इज एक्चुअली फॉल्स. अगर मेरे पास बी जो है वो फॉल्स है तो मेरे पास बी जो है वो फॉल्स हो गया, लेकिन इसका नॉट बी क्या हो जाएगा, इसका नॉट बी मेरे पास ट्रू हो जाएगा. ये दिस इज एन एंड ऑपरेटर, तो हमारे पास रिजल्ट फिर अगेन क्या आएगा, फॉल्स आएंगे. सो अगर एंड ऑपरेटर के साथ आपके पास ट्रू नंबर और उसका नेगेशन लगा हुआ है, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ फॉल्स वन. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी. और अपनी जगह पर आ गया, बी एंड सी अपनी जगह पर आ गया. अब अगर किसी चीज़ के साथ और ऑपरेटर लगा है और उसकी एक तरफ फॉल्स है, लाइक हम बात करते हैं ए और फॉल्स. सो अगर ए और फॉल्स की बात करते हैं सो इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन ए. अगर ए ट्रू होगा रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर ए फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन ए. लाइक अगर हम बात करते हैं ए और ट्रू की, सो रिजल्ट इस सूरत में हमेशा क्या आता है, इस सूरत में रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू आएगा, बिकॉज ए पर डिपेंडेंट ही नहीं है. एक ट्रू आपको मिल गया और ऑपरेटर आपके पास ट्रू ही है. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर हमें एक फॉल्स मिल जाता है रिजल्ट विल बी फॉल्स. जैसे हम बात करते हैं कि ए एंड फॉल्स, तो इस सूरत में आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएंगे, रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा.
बिकॉज एंड के लिए आपको दोनों ट्रू चाहिए, लेकिन एक आपके पास फॉल्स आ गया है और ये चेंज भी नहीं होने वाला, तो रिजल्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है फॉल्स और बी एंड सी। सो एक्चुअली इसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है बी एंड सी पर। अगर बी एंड सी ट्रू होंगे रिजल्ट विल बी ट्रू, अगर बी एंड सी फॉल्स होगा द रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो देयरफॉर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से टोटली इग्नोर कर सकता हूँ और बी एंड सी को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये ऑपरेटर मेरे पास बन गया। दिस इज एक्चुअली एसोसिएटिव इन नेचर, मैं इनको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। सो मेरे पास नॉट सी एंड सी आ गया, एंड बी आ गया। अगेन वही चीज़ जो यहाँ पर रिपीट हुई थी वो नॉट सी और सी के साथ भी होगी। सी एंड नॉट सी इज ऑलवेज फॉल्स एंड बी अपनी जगह पर आ जाएगा। और मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि अगर आपके किसी भी ऑपरेटर में फॉल्स आ जाता है और दरम्यान में एंड ऑपरेटर है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, बिकॉज अगर बी ट्रू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फॉल्स आ गया द रिजल्ट विल बी फॉल्स विद इन द एंड ऑपरेटर। सो हमने ये देखा कि हमने अगर इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हमने नॉट सी के साथ किया तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया। सो इसका मतलब इस रूल के तहत हमारे पास सी क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। इस रूल के तहत हमारे पास सी क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। सो इट इज प्रूफ दैट कि बी एंड B implies C is actually implicit of C, like it is dependent on C. The result will be dependent on C, कि C की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं। अगर C की वैल्यूज ट्रू है तो वो ट्रू है, अगर C की वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स आ जाएगा। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन एक्चुअली इम्प्लॉइज C। सो टू वैल्यूड बूलियन लॉजिक, थोड़ा सा हमने मुश्किल टाइम गुजारा है। आप इसको रिपीट में देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। आई विल आल्सो प्रोवाइड एन असाइनमेंट जिसमें आप ये चीज़ें करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ी सी आसान चीज़ों की तरफ वापस आते हैं। हम यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं कि प्लस जो है बूलियन ऑपरेशन में और से रिप्रेजेंट होता है और हम डिस्क्रीट में इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट जो है वो एंड से रिप्रेजेंट होता है और डिस्क्रीट में इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल एक्स वाई जो कि बी को बिलोंग करेंगे, तो अगर हम उनका और ऑपरेटर लेंगे रिजल्ट विल बी बिलोंगिंग टू बी। अगर एक्स वाई है बिलोंग्स टू बी है तो रिजल्ट विल बी बिलोंगिंग टू बी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर इन वैल्यूज़ की। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x है और y है और हमारे पास x प्लस y है और x डॉट y है। सो अगर मेरे पास ये 0 0 1 1 आ रही है और ये है 0 1 0 1, सो अगर मैं और की बात करता हूँ तो 0 0, सो द रिजल्ट विल बी 0 0 और 1 द रिजल्ट विल बी 1 1 और 0 द रिजल्ट विल बी 1 बिकॉज एक ट्रू हो गया, 1 एंड 1 द रिजल्ट विल बी 1। अगर एंड की बात करता हूँ तो 0 एंड 0 रिजल्ट विल बी 0 0 एंड 0 रिजल्ट विल बी 0 1 और 0 the result will be 0 1 and 1 the result will be 1. Now check out these results. ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो सेट बी का हिस्सा ही हैं। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेट बी से बाहर आई हो। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि प्लस और डॉट ऑपरेटर जो हैं, एंड और ऑपरेटर जो हैं वो क्लोज हैं with respect to the given set B. So closure property इनमें एग्जिस्ट करती है और तमाम एक्स वाई के लिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज हमने यहाँ पे तमाम एक्स वाई की रेंजेस को कंसिडर किया हुआ था। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम x प्लस 0 करें लाइक x और के साथ करें तो वही रिजल्ट वापस आता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दे दी थी कि a और f 0 रिप्रेजेंट एक्चुअली f, so it will give you the a. It will give you the a. Similarly जो आइडेंटिटी है वो एंड में वो ट्रू के साथ होती है, लाइक a and true the result will be again a. It is dependent on a. इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास डोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप आइडेंटिटी नहीं कहते, आप डोमिनेंस कहते हो। तो डोमिनेंस में हम जो है वो डिस्कस करते हैं, डोमिनेंट जिसे आप कहते हैं, तो डोमिनेंट में हम डिस्कस करते हैं कि अगर a और ट्रू है
तो द ट्रू विल बी डोमिनेंट ऑन ए, द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर आपके पास है ए एंड फॉल्स, सो फॉल्स विल बी डोमिनेंट ऑन ए, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। यही कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। सो ट्रू प्लस दिस द रिजल्ट विल बी ट्रू, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए और नॉट ए, अब चूंकि और ऑपरेटर है द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ट्रू। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने लास्ट स्लाइड्स में इस पर काम भी किया है कि ए एंड नॉट ए, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ फॉल्स वन। नाउ टोटोलॉजीज में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। टोटोलॉजी हम कहते हैं कि जब तमाम की तमाम वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। सो जब तमाम वैल्यूज़ ट्रू आती हैं, सो इट विल बिकम अ टोटोलॉजी। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज के इवेंट्स हैं S1 से लेकर SK तक, और वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और ये सारे एक ही यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स लाइक यूनिवर्सल सेट के अंदर क्लोज किए गए हैं, तो इसमें से हर एक की सर्टन प्रोबेबिलिटी होगी, और वो प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। 0 इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, 1 इज़ अ श्योर इवेंट। सो वो 0 से ज़्यादा होगी, 1 से कम होगी। लाइक के एलिमेंट्स हैं, तो S1 की प्रोबेबिलिटी अगर कोई दूसरा इसके साथ सिमिलर नहीं है, सो वो माइट भी हो सकती है 1/k। इसी तरह S2 की प्रोबेबिलिटी 1/k, इसी तरह अप टू SK की प्रोबेबिलिटी 1/k। सो वो कोई भी वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का अगर हम सम लेंगे, सो दैट विल बिकम अ श्योर इवेंट 1। सो अगर हम कहें कि S इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन S इज़ कॉल्ड एन इवेंट, जिसमें कि आपके पास मल्टीपल हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। लाइक आप इसमें वो डाइस की एग्जांपल ले सकते हैं। सो एक डाइस में हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 6। अगर मैं एक डाइस को एक दफ़ा रोल करता हूँ, तो मेरे पास हर नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो, फॉर एग्जांपल P(1) की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, वो है 1/6। इसी तरह अप टू अगर चलते जाएंगे तो P(6) की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। सो इसमें से 1 एक इवेंट था, 2 एक इवेंट था, 3 एक इवेंट था, 6 एक इवेंट था। फिर मैं एक S इवेंट डिफाइन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक S इवेंट डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 हो, 3 हो और 5 हो। नाउ ये यूनिवर्सल सेट, जो कि डाइस का यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 to 6 आएगा, जो कि यहाँ पर डिफाइंड है, तो उस सूरत में S एक इवेंट है। सो S की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो S में हमारे पास है 1 3 और 5। सो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 है। सो इवेंट ऑफ S की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/6, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 में। सिमिलरली अगर मैं ऐसे एक ऐसा इवेंट डिफाइन करता हूं जो कि है मेरे पास 1 2 3 अप टू द 6 मार्क, सो इस सूरत में मैं देख रहा हूं कि मेरा S जो है वो यूनिवर्सल के बराबर हो गया है। सो S अगर यूनिवर्सल के बराबर हो गया है तो ये एक श्योर इवेंट है, इसका अकर होना ज़रूरी है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर S मेरे पास एम्प्टी सेट है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल होगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। सो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल या 0 आ जाएगी। ये कुछ एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूले हैं, जिसमें हम, ये एक एरिथमेटिक सीरीज़ है, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 अप टू +n, और इसको जहाँ पे भी कभी हमें ये मिलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू n × n + 1 / 2। सिमिलरली अगर आपके पास है 1² + 2² प्लस अप टू n², सो उसका फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा n × n + 1 / 2n + 1 / 6। अगर हमारे पास ये है कि i + i² अप टू in, द फार्मूला इज़ गिवन एज दिस। अगर आपके पास ये है, द फार्मूला इज़ गिवन एज दिस। अगर आपके पास ये है तो फार्मूला इज़ गिवन एज दिस। इस कोर्स के लिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड।
आपको ये ज़रूर ये फार्मूलेस याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे हम इन फार्मूलस का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इनके जहाँ तक प्रूफ्स का सवाल है, तो इनके प्रूफ अगर आपने देखने हैं सो यू कैन हैव देम फ्रॉम इंटरनेट, और अगर आप अपनी एफएससी की सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 5 को देख लें या चैप्टर नंबर 7 को देख लें, वहाँ पे ये सारे प्रूफ आपके पास मौजूद हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए ये प्रूफ किए जा सकते हैं। सो अगर आपको प्रूफ देखने हैं तो आप वहाँ पर इन प्रूफ्स को देख सकते हैं। सो टू कंक्लूड, हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक थी, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती है, जो फॉल्स हो सकती है। प्रेडिकेट लॉजिक, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया हो और उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को, जो हम पॉसिबल वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, तो वो हर एक हमें एक प्रोपोजिशन दे, लाइक एक ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट दे, दैट विल बी कॉल्ड अ प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक में हम डिफरेंट देखते हैं, हमारे पास प्रेडिकेट होता है, हमारे पास जो है कंडीशन होती है, हमारे पास डोमेन होती है। उस कंडीशन को लेते हुए हम देखते हैं प्रेडिकेट को, जो हमें रेंज डिफाइन करके देता है, और जो हमारे पास डोमेन होती है। इन दोनों की बेस पे हम कोई भी क्वांटिफायर उसके साथ लगा सकते हैं, फॉर ऑल और फॉर सम। फॉर ऑल का मतलब कि जितनी भी रेंज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो सारी ही इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। फॉर सम का मतलब कुछ फुलफिल करेंगी, कुछ फुलफिल नहीं करेंगी। फिर हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी, ट्रुथ टेबल्स के ज़रिए हमने चीज़ों को देखा, लॉजिकल इक्विवेलेंस के ज़रिए देखा, काउंटर एग्जाम्पल के ज़रिए देखा, काउंटर पोजीशन और फिर काउंट्राडिक्शन। एक्चुअली काउंटर एग्जाम्पल एंड काउंटर पोजीशंस आर द सिमिलर थिंग्स। फिर हमने प्रोबेबिलिटी को देखा, जो हमें कॉस्ट एनालिसिस में थोड़ा सा काम करेगी, और लास्ट में हमने सीरीज एंड समेशन के फार्मूलास को देखा। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, एंड मे यू हैव अ गुड हेल्थ and have a nice study of the lecture. So thank you very much for your time.